वेलकम आप लोगों का यहाँ पर YouTube चैनल फिजिक्स बाय धर्म शर्मा, जिसमें अभी तक हमने बोर्ड की सीरीज यहाँ पर चला रखी है, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस अभी हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल्स के प्लेस किए हैं। उसमें काम तो पहले ही बहुत सारा हमने कंप्लीट किया है, बट 5 इंपॉर्टेंट वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि बोर्ड सीरीज की स्टार्टिंग के अंदर हमने 2 टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंटली यहाँ पर कवर किए थे, कैपेसिटर और आपका गॉस थ्योरम। अब एक बार जाके उन्हें यहाँ पर हाई स्पीड में, फास्ट स्पीड में यहाँ पर उन्हें एक बार कवर कर लीजिए। वो काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले से यहाँ कंटेन करता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके सामने रख दूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1-2 दिन के अंदर आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। काफी लोगों ने यहाँ पर रिक्वेस्ट भी करी कि हमें बोर्ड के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, तो मैं उनकी लिस्ट आपके सामने रख दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यहाँ पर कि किस किस तरीके से और क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। इसी की यहाँ आगे बढ़ते हुए 6th वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर आगे लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर एक सर्किट आपको दिख रहा होगा, आपके पास में पूछा है कि फाइंड द करंट इन द ब्रांच BM। इस वाली ब्रांच में यहाँ पर आपको करंट कैलकुलेट करना है इन द नेटवर्क एज शोन। तो मैं बोलूंगा आपके सामने करंट इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एक बार खुद यहाँ पर ट्राई करें। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि सर्किट में आउटर सर्किट से जो है वो उसको तोड़ते हुए इनर वाले सर्किट तक आप पहुंच जाएं और उसके बाद में यहाँ पर नए सर्किट को रीड्रॉ करके कैलकुलेट कर लें कि इस वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू यहाँ क्या होनी यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहले सर्किट को यहाँ पर रीड्रॉ कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये वाला आउटर दैट इज रिडक्शन इन सर्किट, बाहर की ब्रांच पकड़ ली और निकाल लेते हैं A और N के बीच में यहाँ पर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को समझ आता होगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि देख सकते हैं इसमें अगर करंट चलता तो ये सारे के सारे एक ही लाइन में दिख रहे हैं, मतलब एक ही सेम ही करंट यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये सीरीज में हुआ। तो अगर मैं सर्किट को यहाँ पर रीड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा बना सकता हूँ कि ये लिख दिया आपने, यहाँ पर 3R है और ये आपके पास में ये आपका यहाँ पर है 4R और एक सेल और एक आपके पास में 6E और ये आपके पास में है 10E और यहाँ पर आपके पास में N और M कुछ नाम वगैरह रख रखे हैं पोटेंशियल्स के। इसी तरीके से यहाँ एक रेजिस्टेंस दे रखा है 4R और आगे भी और कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है, दैट इज ये वाला है 2R और ये वाला है 4R। अब ये R और 2R और R अगर आप समझ जाए तो R प्लस 2R हो गया 3R, 3R प्लस R कितना हो गया 4R। तो R प्लस 2R 3R, 3R प्लस R आपके 4R। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ आपके पास में कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी 4R। तो ये आ गया आपके पास में 4R। अब ये जो 4R यहाँ पर है, इन तीनों को हटा करके एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढ लिया 4R। आप चेक करो ये वाला 4R और यहाँ वाला 4R ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल के अंदर कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर पैरेलल में है। इन दोनों को अगर पैरेलल में सॉल्व करोगे तो यहाँ 4R का इक्विवेलेंट सॉल्व होने पे क्या आएगा 2R। तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने लिख दिया इस 4R की जगह पे ये हो गया है दैट इज 2R। अब ये वाला 2R और ये वाला 2R फिर सीरीज में आ गया, देखो एक ही करंट चलने वाला है इसके अंदर। तो 2R और 2R मिलके वापस से कितना हो गया है आपका यहाँ पर 4R। तो ये यहाँ एक और बार यहाँ आपने लिखा 4R। अब ये वाला 4R और 4R ये दोनों फिर से यहाँ पर कैसे कनेक्टेड है, तो 4R और 4R फिर पैरेलल में यहाँ पर कनेक्टेड है। तो पैरेलल में 4R का वैल्यू निकल के सॉल्व होने पर कितना यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 2R। तो ये आया आपके पास में 2R। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर सर्किट को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक सेल दे रखा है 10E, तो यहाँ से एक करंट शुरू करते हैं I। करंट जो है वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो बताइए कि अगर यहाँ करंट पहुंचा तो इसके कितने हिस्से यहाँ पर होने वाले हैं। यहाँ 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। अगर इधर की तरफ करंट आया है I1 तो इधर कितना जाएगा I माइनस I1। तो यहाँ पर अगर हमने करंट भेजा I1 तो उधर कितना चला गया, बचा हुआ करंट I आया था, यहाँ I1 गया है तो वहाँ I माइनस I1 जाएगा। इधर से कितना करंट आ रहा है I माइनस I1 और यहाँ से कितना करंट आया I1, I माइनस I1 और I1 मिल जाए तो देखो I1 और I1 करंट कट जाएगा। इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट KCL। मैं पहले वीडियोस में कंप्लीट कर चुका हूँ, आप जाके कंप्लीट कर सकते हैं KVL और KCL और बता आपके तो छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब I1 कटा, यहाँ से वापस करंट कितना I। तो जैसा सेल से स्टार्ट हुआ वैसे घूम फिर के आ गया, सब कुछ सही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है। इनका कुछ नाम पहले दे रखे हैं तो वही नाम लिख लेते हैं A B M N और ये रख दिया आपने, कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पर
जो है वो चलिए सी और एच वही जैसा दे रखा है। अब यहाँ पर आप केवीएल अप्लाई कर देते हैं, एक बार इस लूप में यहाँ पर अप्लाई करें और एक बार यहाँ पर इस लूप में अप्लाई करें। तो पहले लूप में अप्लाई करेंगे ए बी एम एन और ए। तो लूप आपने लिखा यहाँ पर ए बी एम एन और ए बी एम एन और ए से बी में करंट के साथ जाते हुए लिखेंगे आई इंटू 3R माइनस का 3IR। तो यहाँ आ जाएगा आपके पास माइनस का 3IR। करंट के साथ यहाँ पर जा रहे हैं तो माइनस का 3I और R करंट के साथ नेगेटिव, ऐसे जा रहे हो तो माइनस का I1 इंटू 4R, माइनस का I इंटू 3R और ऐसे माइनस का I1 इंटू 4R, माइनस का 4I1R। फिर क्रॉस करने पे यह हो गया प्लस का 6E, प्लस ऑफ 6E। और यहां से जब ये ऐसे आया तो कुछ भी नहीं था, और ये इसको ऐसे क्रॉस करने पे कितना आया, यहां से ऐसे क्रॉस करने पे आया प्लस का 10, क्रॉस करने पे प्लस 10 इक्वल टू 0, दैट इज नेट वोल्टेज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पर केवीएल अप्लाई करा, that sum of the potential drop across all the element in a closed loop must always be 0, माइनस का 3IR ये रहा, फिर करंट के साथ में माइनस का 4I1R ये रहा, फिर प्लस का 6E ये रहा, और इसको यहाँ से क्रॉस करने पे प्लस का 10 ये रहा, इक्वल टू में किसके बराबर डाल दिया, 0 के बराबर डाल दिया। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 3IR माइनस का 4I1R और प्लस का 16E इक्वल टू आपका यहाँ पर 0 है। तो 16E इक्वल टू 0, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये आपकी यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन है। उसी तरीके से यहाँ पर इस ये जो लूप आपको दिख रहा है, इस लूप में यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो ये वाला लूप आपने लिया है लूप बी सी एच एम और बी सी एच एम बी। इस लूप में आप चेक करें करंट के साथ जब आप जा रहे हैं तो करंट जा रहा है नीचे, आप भी जा रहे हैं नीचे, माइनस का कितना लिखेंगे 2R, I माइनस आपका यहाँ पर कितना आ जाएगा I1, तो 2I माइनस I1। तो करंट के साथ लिखा हुआ है माइनस का 2R और करंट के साथ है नेगेटिव, इधर कुछ भी नहीं है। फिर ऐसे ऊपर जाएंगे तो देखो सेल को क्रॉस करने पे माइनस का 6E, तो करंट के साथ नेगेटिव माइनस का 2R दिस, और फिर ऐसे ऊपर करने पे प्लस का माइनस का 6E, तो सेल क्रॉस करने पे नेगेटिव आ रहा है माइनस ऑफ 6E। और फिर देखो करंट आ रहा है नीचे और हम जा रहे हैं ऊपर, ये तो करंट के साथ था तो नेगेटिव है, क्रॉस करने पे माइनस आया तो माइनस का 6E। अब देखो करंट आ रहा है नीचे और आप कहाँ जा रहे हैं, ऐसे ऊपर की तरफ, तो ये होना चाहिए आपका यहाँ पर माइनस का 4 यहाँ पर RI1, तो 4RI1 इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर कितना है 0, दैट इज सम ऑफ वोल्टेज जो है वो 0 के बराबर है। तो यहाँ सॉरी प्लस आना चाहिए, क्योंकि प्लस यूं क्योंकि करंट नीचे आ रहा है और हाँ ऊपर जा रहे हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा लिख लेते हैं 2IR और माइनस माइनस प्लस का 2RI1 माइनस 6E प्लस का 4RI1 इक्वल टू 0। 2RI1 और 4RI1 मिला के कितना आ जाएगा आपके पास में 6RI1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2RI और प्लस का 6RI1 और इक्वल टू आपका यहाँ पर माइनस 6C इक्वल टू 0 है। तो ये आ गया आपके पास माइनस 6C इक्वल टू यहाँ पर 0, ये दैट इज सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन को इसके नीचे रख लेते हैं, तो माइनस का 2RI फिर प्लस का 6RI1 माइनस का 6E इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन यहाँ आ गई। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे करंट निकालना है BM वाले में। अगर इसमें करंट निकालना है मतलब हमें फाइंड करनी है I1 की वैल्यू, तो अगर BM वाले में करंट निकालना है तो आपको I1 निकालना है। तो एक काम करते हैं, I को एलिमिनेट कर देते हैं। I को एलिमिनेट करने के लिए क्या तरीका है, इस ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 2 से और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा माइनस का आपके पास में यहाँ पर कितना आ रहा है माइनस का 3 इंटू 2 6IR
फिर माइनस का 8I1R और प्लस का ये 2 इंटू 16 32E इक्वल टू आपका 0। फिर ये 3 इंटू 2, ये फिर आपका 6IR, फिर 3 इंटू 2 प्लस का 3 इंटू 6 सॉरी, तो ये 18 आपके पास में I1R और माइनस का 6 3 जा 18E आपका इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पर आपके पास में साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस को लगा देते हैं पूरे के आगे, ये माइनस हो गया तो माइनस का प्लस हो गया, ये वाला प्लस का माइनस और माइनस का आपके पास में यहाँ पर प्लस, तो ये प्लस का माइनस का 6 और प्लस का 6 तो कैंसिल हो गया। अब ये यहाँ पर आपके पास में वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 18 8 26, तो माइनस का 26I1R प्लस का 18 32 50E इक्वल टू 0। तो मुझे निकालना I1 है, माइनस का 26I1R इक्वल टू माइनस का 50E, माइनस माइनस कट जाएगा, I1 की वैल्यू आ जाएगी 50E/26R। कुछ कट रहा है तो ये गया इससे, और ये यहाँ 25 और ये हो गया है 13। I1 इक्वल टू 25E/13R। ये हुआ पहला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर, और मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, तैयार करिएगा, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके से, क्योंकि इस तरीके के कुछ और पैटर्न मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही पूछे, बट यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जैसे आपका केवीएल से जुड़ के आ गया, साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज भी कंबाइन यहाँ पर होकर के आ सकता है, आप तो रिडक्शन इन सर्किट फिर देखो क्या बनता है, और उसके बाद में अगर केवीएल लगाने की जरूरत पड़ी तो वो ठीक है, नहीं तो फिर वो WSB का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दे सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि थोड़े से इंपॉर्टेंट यहाँ पर पैटर्न है जो पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास में गिवन है कि एक सर्कुलर लूप आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, तो एक सर्कुलर लूप यहाँ पर है जिसका रेडियस दे रखा है आपके पास में 10 सेंटीमीटर, और उसमें कुछ करंट यहाँ पर चला रखा है, वो है आपका यहाँ पर कितना है 1 एम्पियर। तो सर्कुलर लूप में करंट है यहाँ पर 1 एम्पियर, और XY प्लेन में यहाँ रखा है, प्लेन दिख रहा होगा, तो XY प्लेन में यहाँ पर रख दिया है अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक स्ट्रेट वायर यहाँ पर है इन द सेम प्लेन पैरेलल टू द X डायरेक्शन, सेम प्लेन में यहाँ पर है X डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर रखा गया है एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर एज शोन। तो यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्ट्रेट वायर को यहाँ पर आपने प्लेस कर दिया है। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा है फाइंड द डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ करंट, हमें यहाँ पर इस वाले वायर में करंट की डायरेक्शन यहाँ पर बतानी है और उसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है टू मेंटेन इन द वायर, इस वायर में मेंटेन करना है। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O पॉइंट इज 0, कि नेट मैग्नेटिक फील्ड O वाले पॉइंट पे यहाँ पर कितनी आनी चाहिए, 0 यहाँ पर होनी चाहिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पे 0 आनी चाहिए। मतलब आपके पास में एक सर्कुलर लूप है, 10 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है, उसमें कुछ 1 एम्पियर का करंट यहाँ पर चल रहा है, ये एक और यहाँ पर वायर आपने लिया हुआ है, इस वायर में आपको करंट की डायरेक्शन बतानी है और करंट की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपके कट कटा के यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 0। अब मैग्नेटिक फील्ड आप बता सकते हैं कौन सी क्वांटिटी यहाँ पर है, भाई हम ये बात जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर वेक्टर है, और वेक्टर जो है वो 0 यहाँ पर तभी हो सकता है जब वो एक दूसरे के क्या आने वाला हो, इक्वल और अपोजिट। तो आपका पहला यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये सर्कुलर वायर है और उसमें कुछ करंट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आप बता सकते हैं कि सर्कुलर वायर ने जो मैग्नेटिक फील्ड इस O वाले पॉइंट पे प्रोड्यूस करी है, इसका नाम 1 ले लेते हैं एक बार, ठीक है। तो बताइए वो जो मैग्नेटिक फील्ड ये O वाले पॉइंट पे प्रोड्यूस करेगा इस सर्कुलर वायर की वजह से, उसका फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, वो है μ0I/2R। तो मैग्नेटिक फील्ड जो ये वाला वायर सेंटर पे प्रोड्यूस करेगा वो वैल्यू निकल के आएगी μ0I/2R। तो ये वैल्यू आ गई μ0I/2R, और डायरेक्शन यहाँ पर आपके पास में है सर्कुलेशन ऑफ करंट से देख सकते हैं, इतना तो पता होगा कि ऐसे राइट हैंड रूल से जब कर्व में करंट ऐसे घूम रहा है तो ये डायरेक्शन इनवर्ड यहाँ पर आएगी। तो ये यहाँ पर आपने क्रॉस बना दिया और ये यहाँ पर आपकी डायरेक्शन इनवर्ड है, क्रॉस मतलब इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ये प्रोड्यूस करता है, तो μ0I/2R। अब इस वाले वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होनी चाहिए, व्हाट इज द डायरेक्शन एंड द वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करंट यहाँ पर करंट यहाँ क्या होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस O वाले पॉइंट पर जो है वो कुछ ऐसी आनी चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस पे 0 यहाँ पर हो जाए। अब इसने जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी वो सर्कुलेशन से इनवर्ड है,
तो फिर इस वाले वायर में हमें ऐसे करंट चलाना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन में आनी चाहिए कि एक वेक्टर अगर बोर्ड के अंदर है तो दूसरा वेक्टर कहाँ होना चाहिए, बोर्ड के बाहर की तरफ। तो एक अंदर आया क्योंकि इसकी वजह से आया, तो इसमें करंट ऐसे चलाओ कि एक जो है वो कहाँ आना चाहिए, ऐसे बाहर की तरफ यहाँ पर आना चाहिए कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ओ वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पर आपकी कितनी आ जानी चाहिए, वैल्यू 0। तो आप खुद सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड को बाहर आना है तो थंब को ऐसा होना पड़ेगा कि करंट को ऐसे चलना पड़ेगा। ये लॉन्ग वायर यहाँ पर है तो इसमें करंट चला देते हैं अपन एक बार के लिए, मान लेते हैं आई। ठीक है, यहाँ पर आई हमने लिखा है, इसको I1 लिख लेते हैं, थोड़ा अलग कर लेते हैं और इसको लिख देते हैं I2। तो यहाँ पर आपने करंट चला दिया I2। अब सर आपको रूल पता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर पता करना है तो उसका तरीका यहाँ क्या होगा, स्तंभ जो है वो करंट के साथ प्लेस करिए। देखो ये रहा करंट और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो ये रहा करंट, और ओ पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में। करंट के साथ थंब रखा, ओ पॉइंट पे बाहर की तरफ। यहाँ हमसे गलती ये होती है कि रूल अप्लाई करते हुए थंब तो हमने करंट के साथ रख दिया लेकिन फिंगर के टिप्स को वहां होना चाहिए जहां मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो गलती ऐसे नहीं कि करंट यहाँ रखा इधर नहीं निकालना है, टिप्स देख सकते हैं, आपको फिंगर के पॉइंट्स को रखना है जहां कैलकुलेशन करनी है। तो ये नहीं, हाथ थोड़ा घूम भी सकता है, यहाँ रखा और इधर चेक करना है तो करंट इधर और ऐसा बाहर की तरफ। तो हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर लेके आनी। भाई ये बताइए बाहर क्यों लेकर के आनी है, क्योंकि एक वेक्टर बोर्ड के अंदर है तो एक बोर्ड की कहाँ होना चाहिए, बाहर की तरफ, अभी वो कट सकता है। तो यहाँ पर B2 इक्वल टू क्या फॉर्मूला आना चाहिए, म्यू नॉट I2 अपॉन, क्योंकि ये स्ट्रेट वायर है और ये लॉन्ग वायर है तो 2 पाई R, इसको R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, क्लियर है। तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, सर्कुलर के अंदर यहाँ पर होता है 2R और स्ट्रेट वायर के अंदर होता है, मतलब इनफिनिट वायर में 2 पाई R। ये इंपॉर्टेंट बात थी, यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि ये हमसे गलती हो सकती है कि सर्कुलर में 2R और नीचे यहाँ पर स्ट्रेट वायर में 2 पाई R, एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पर पाई का रहेगा। अब आपको ऐसे पता है नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ 0 है, मैं एक बार समझ लूं तो ये आउटवर्ड है तो ये मैंने डॉट लगा दिया है, ये वेक्टर बाहर। अब वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों में एंगल यहाँ पर 180 डिग्री का होगा, एक वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, एक वेक्टर नीचे की तरफ यहाँ पर होगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे 0 चाहिए। 0 तो तभी हो सकती है कि ऊपर वाली मैग्नेटिक फील्ड से नीचे वाली मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पर आप कट कर लो। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ हो, जितनी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर हो, उतनी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले वायर में कहाँ, नीचे अंदर की तरफ, जितनी बाहर उतनी ही ऐसे अंदर। तो B1 और B2 आपस में कट जाना चाहिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर आ जाएगी। तो B1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, B2, तभी वो यहाँ पर 0 हो सकता है। तो एक बाहर और एक अंदर। अब B1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन यहाँ पर 2 पाई R2। तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2R1 और म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर कितना है, I1 R2 इक्वल टू R1 आपके पास में I1 R2 और ये पाई मिस कर देता हमने, ठीक है, तो ये पाई भी ले लेते हैं साथ में। I1 पाई R2, I1 पाई R2 इक्वल टू आपका यहाँ पर जो है वो I2 और डिवाइड में नीचे की तरफ यहाँ पर कितना R1, क्योंकि मुझे तो I2 निकालना है इसलिए मैं तो इसको इसी तरीके से अरेंज कर लेता हूँ। अब I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। I2 कैन बी, यहाँ पर I1 दे रखा है 1, ठीक है, चलो ये तो खत्म हुआ। और पाई की वैल्यू पाई ले लेते हैं एक बार के लिए, तो यह आपके पास में पाई हो जाएगा पूरा ही। और R2 यहाँ पर कितना है, तो R2 असल में वो डिस्टेंस है जो कि इधर से इधर तक का था, जो कि 20 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2 डिवाइडेड बाय आपके पास में R1 जो है वो इस रिंग का यहाँ पर सेंटर था, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 2, ये कुछ कट जाएगा, ये भी गया, आंसर आया 2 पाई। ये करंट होना चाहिए और 2 पाई में पाई को लिख दोगे आपका 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28 एम्पियर। और एक और जो चीज ये पूछ रहा था कि डायरेक्शन यहाँ पर करंट की क्या होनी चाहिए, इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये होना चाहिए आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के यहाँ पर अबाउट
कॉन्सेप्ट समझ ही आ गया होगा। बस आप देख सकते हो कि क्वेश्चन जैसे हम मूविंग चार्जेस में परफॉर्म करते हैं कुछ वैसे क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पर बना के यहाँ के भी कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं किस तरीके से आप चीजें यहाँ आपने कितनी यहाँ पर समझ रखी है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं कि करंट जो है उससे डायरेक्शन इसमें आउटवर्ड है और जीरो चाहिए तो इसमें इनवर्ड होनी चाहिए, तो इसमें इनवर्ड है तो इसमें आउटवर्ड होनी चाहिए कि नेट इफेक्ट यहाँ पर कट कटा के जीरो आना चाहिए। बस याद रखिएगा ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स को सॉल्व करने के लिए वेक्टर मेथड, बस फॉर्मूले में थोड़ी थोड़ी सी चीजें आपको रिमेंबर रखनी है। ये आपके पास में थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फॉर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पर पूछा है कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की यहाँ क्या हो सकती है। तो ये मैं बोलूंगा आपको ये ऐसे मूविंग मैग्नेटिज्म में ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि इनकी ससेप्टिबिलिटीज और इनके म्यूआर हमें याद करने, पैरामैग्नेट, डायमैग्नेट और फेरोमैग्नेट्स की, तो इन पे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर आपके पास में है कि वो स्मॉल होती है और नेगेटिव यहाँ पर होती है। स्मॉल है पॉजिटिव है, लार्ज है नेगेटिव है, लार्ज है पॉजिटिव है। तो हमें यहाँ पर पहले पता है कि ससेप्टिबिलिटी जो यहाँ पर होती है आपके डायमैग्नेट की वो स्मॉल होगी और वो जो है वो आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव होती है। तो आपका आंसर यहाँ पर है स्मॉल और नेगेटिव, और पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ पर स्मॉल और नेगेटिव। बट इसमें एक और चीज अगर हम जोड़ लेते कि डायमैग्नेट के अलावा अगर ये पूछ लेते कि पैरामैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी यहाँ पर कैसी होनी चाहिए, तो पैरामैग्नेट में हम यहाँ पर बोलते हैं कि वो स्मॉल और पॉजिटिव होती है क्योंकि वो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेट में 0 से यहाँ पर बड़ी होती है लेकिन 1 से यहाँ पर छोटी है। तो ये तो डायमैग्नेट वाली बात हुई और ये पैरामैग्नेट की। और फेरोमैग्नेट में अगर कोई बोलता तो एक्चुअली इट इज मच मच ग्रेटर देन 1 से यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा आपकी वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। आपके पास में यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन गिवन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है 10x + 4 i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर गिवन है वो वेरिएबल है, कैसे पता लग रहा है? देखिए x का यहाँ पर फंक्शन दे रखा है, अगर x की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ 1 2 3 4 तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर वेरी करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो x एक्सिस का यहाँ पर फंक्शन है और जैसे जैसे आप x की वैल्यू बदलते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता जाएगा। वेर x इज इन मीटर, x यहाँ पर मीटर में है और इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम के अंदर है, मतलब सब कुछ ऐसा यूनिट में है। अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करना है इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये है आपका 1 कूलम चार्ज। तो 1 कूलम चार्ज को यहाँ पर चलाना है, वो भी कहाँ से कहाँ चलाना है, 5 मीटर से चलाना है 10 मीटर तक। तो आपको और एक बार चलाना है 5 से 5 और 0,10 तक। तो यहाँ हमें वर्क लिखना है। वर्क यहाँ पर होता क्या है, वर्क है आपका यहाँ चार्ज जो भी चलाया इनटू आपका पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिएगा अगर वर्क लिखना हो तो जो भी चार्ज आप यहाँ चलाते हैं, मान लो कि मैंने यहाँ किसी एक क्यू चार्ज को जो है वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में चलाया, तो मुझे अगर वर्क लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा जो भी मैं चार्ज चला रहा हूं इनटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपका वर्क डन यहाँ कैलकुलेट होगा। इसका मतलब हमें वर्क निकालने के लिए निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन पोटेंशियल में डिफरेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर गिवन है? तो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होती ई और हमने यहाँ 2 पॉइंट मार्क करे होते, फिर जैसे कि वहां मार्क किए थे ए और बी। अब इस जगह पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट पर जब भी चलते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी हम कुछ चलते हैं, मान लो कि आप चले dr, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप यहाँ पर कुछ चलते हैं तो हमेशा पोटेंशियल में क्या आता है, डिफरेंस। याद रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी आप यहाँ पर कुछ डिस्टेंस चल रहे हैं, बस परपेंडिकुलर मत चलिएगा, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस चल रहे हैं यहाँ से यहाँ, तो पोटेंशियल में कितना आ जाएगा, डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चलो पोटेंशियल में डिफरेंस। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ समझाने के लिए। तो फॉर्मूला है इसका ई डॉट यहाँ पर dr जो हम चल रहे थे और इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल यहाँ कम होता है तो यहाँ पर साइन आ गया किसका, माइनस का। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यहाँ पर आपके पास में है। थोड़ा एवरेज बन जाए, मैंने इसके लिए इसको लिख देता हूँ डेल्टा v इक्वल टू माइनस का, और ये लिख दिया है आपने ई डॉट यहाँ पर dr, और वाइल वी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम कहीं से भी कहाँ से कहाँ तक, जो भी आपको लेके जाना है वहां तक ले जाओ। तो यहाँ पर स्टेप बढ़ाते हैं, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ये है 10x + 4। तो ये 10x + 4 और चल आप यहाँ पर कितना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका 10x + 4 है और x एक्सिस में है तो इसको मैं लिख लेता हूँ dx। देखो सही तरीका तो ये है कि ये वाला जो आपका यहाँ पर आई कैप है, फिर ये यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, फिर एक्स एक्सिस में चल रहे थे तो ऐसा लिखना चाहिए था कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी आई कैप, फिर डॉट, फिर ये dx जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, और फिर ये यहाँ पर dx आई कैप डॉट आई कैप तो हट जाएगा, इसलिए मैंने वैसा कुछ लिखा नहीं, सीधा लिख दिया ई dr।
सॉरी ई डी एक्स। समझ ही आ गया होगा कि ये एक्स में था और वो वाला डी आर भी जो है आपका वो भी एक्स में ही लेना है। देखो एक्स में चल रहे हैं हम, तो यहाँ डी एक्स आई कैप और ये यहाँ पर आपका आई कैप, आई आई हट गया, डॉट प्रोडक्ट खुल गया, वो हटा दिया, तो 10x प्लस 4dx। अब कहाँ से कहाँ ले जाना है, 5 से ले जाना है आपको यहाँ पर 10 पर, तो ये हो गया है आपके पास में माइनस, और आप बताओ 10 को लिख दिया 10, x को क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2, तो 10 का आ गया 10, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4 और x का यहाँ पर वाला 4 और dx का डिफरेंशिएशन मतलब सॉरी इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा x। तो इंटीग्रेशन तो हमें इतना तो आता ही होगा कि देखो 10 का 10, x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस का 4 और dx जो अंदर आ जाएगा उसको यहाँ इंटीग्रेट करने पे आप क्या लिख देंगे, dx का यहाँ पर आप x लिख देंगे। 5 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है आपको, 10 तक इंटीग्रेट करना है। कुछ जो काट रहा है वो काट दें और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस साइन लगाया, इसकी जगह पे पुट कर दिया 5 इंटू यहाँ 10 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू 10, फिर आप यहाँ पर लोअर लिमिट में माइनस साइन पुट करें, माइनस का 5 इंटू यहाँ पर आपके पास में 10 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, 5 इंटू 10 का स्क्वायर और प्लस का 4 इंटू यहाँ पर आपके पास में 5, तो 5 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू यहाँ पर 5, अपर लिमिट माइनस फिर यहाँ दोनों में 5 इंटू देखो ये 10 का सॉरी 10 नहीं गलत पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट में ये लिख दिया 5, तो ये 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस का 4 इंटू आपका 5, तो पहले में दोनों में अपर लिमिट फिर माइनस, आप दोनों में देखो x की जगह पे 5 फिर x की जगह पे 5 लोअर लिमिट। सॉल्व करने पे आप इसको सॉल्व करिएगा, इसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस 395 आपका वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हाइल मूविंग फ्रॉम 5 to 10। और फिर अगर आपको यहाँ पर वर्क लिखना है तो 1 इंटू माइनस 395, आंसर आया है माइनस 395 आपका यहाँ पर जूल, तो ये आपका यहाँ पर वर्क निकल के आ जाएगा, तो वर्क आएगा माइनस का 395 जूल। क्लियर है। दूसरा वाला पार्ट करते हैं। सेकंड वाले पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको कहाँ से कहाँ जाना है, आपको जाना है 5 से 5, तो x में तो कुछ चलना ही नहीं है, चलना ही यहाँ पर आपको कहाँ पर है y में चलना है, तो y में यहाँ पर आप बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड x में चलना है y में, क्योंकि देखो कहाँ क्या कोऑर्डिनेट दे रखे 0 से लेके 10, x वाले तो सेम ही y में चल रहे हैं, फील्ड x में है, फोर्स y में फोर्स x में और चलना y में है, तो फिर वर्क तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और जाना आपको यहाँ y में है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर केस में आपका वर्क डन कितना आने वाला है 0, तो सेकंड वाले केस का वर्क डन आपके पास में यहाँ पर 0 होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में फेज डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैलकुलेट करना है अलोंग z डायरेक्शन इज, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोपोगेट यहाँ पर कर रही है z डायरेक्शन के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड z डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर मैं इसको पॉजिटिव z एक्सिस ले लूं तो माइनस का के z, और मैग्नेटिक फील्ड को आप यहाँ पर लिख सकते हैं B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का यहाँ पर के जेड, तो z एक्सिस में वाइब्रेट कर रही है तो साइन ओमेगा टी माइनस के जेड और बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, तो आप देख सकते हैं अगर z एक्सिस में वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पर ये इन दोनों की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशंस यहाँ पर है। अब इनमें बोल रहा है कि फेज में डिफरेंस निकालो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इसका फेज मैंने पॉजिटिव z एक्सिस मान लिया, इसलिए मैंने लिखा ओमेगा टी माइनस का के जेड, वैसे ओमेगा टी माइनस के जेड, इसका भी फेज ओमेगा टी माइनस के जेड और इसका भी साइन ओमेगा टी माइनस के जेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर फेज सेम है तो इनके फेज में यहाँ पर किसी भी तरीके का डिफरेंस यहाँ नहीं होना चाहिए, तो फेज डिफरेंस जो है वो यहाँ पर 0 है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास में यहाँ पर डुअल का क्वेश्चन गिवन है, आपको यहाँ पर गिवन है प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v1 एंड v2। हमने यहाँ पर प्रोटॉन को और अल्फा पार्टिकल को एक्सेलरेट करा जिसपे पोटेंशियल दे रखा था एक का v1 और एक का पोटेंशियल यहाँ दे रखा था v2, सो दैट दे हैव अ सेम डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो उन दोनों की यहाँ पर सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ यहाँ पर आई, तो वेवलेंथ यहाँ पर दोनों की सेम बता रहे हैं
और हमें उनके पोटेंशियल का यहाँ पर रेशियो बताना है। मतलब अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, उन्हें एक्सेलरेट किया गया इक्वल पोटेंशियल, सॉरी डिफरेंट पोटेंशियल V1 और V2 से, सो दैट दे हैव अ सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। मतलब उन दोनों का यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो यहाँ सेम यहाँ आ रहा है। हमें उनके पोटेंशियल का रेशियो यहाँ पर पता करना है। तो क्या तरीका है इसको कैलकुलेट करने का? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ का यहाँ पर फॉर्मूला था वो था H अपॉन यहाँ पर आपका P, लैम्डा इक्वल टू H बाई P। अब लैम्डा इक्वल टू H बाई P में P को आप लिख सकते हैं यहाँ पर mv, थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो H अपॉन रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब मोमेंटम को लिख दिया 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। और थोड़ा आगे बढ़ जाए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं H अपॉन रूट में 2m और काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी की तरह मान रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज यहाँ पर चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो लैम्डा इक्वल टू H बाई P, H बाई mv, और H बाई mv में H अपॉन रूट में 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी और H अपॉन रूट में 2m और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं Q इंटू V। अब यही हमें यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लेके चलना है? देखिए फॉर्मूला आप वो इस्तेमाल करें अगर मान लो पोटेंशियल कांस्टेंट होता, मतलब सॉरी मोमेंटम कांस्टेंट होता तो मैं ये इस्तेमाल करता, स्पीड होती तो मैं ये इस्तेमाल करता, काइनेटिक एनर्जी होती तो मैं ये इस्तेमाल करता। इसमें तो पोटेंशियल बोला है इसलिए मुझे यहाँ पर इस आखिरी वाले रिलेशन को यूज करना है। तो ये वाले रिलेशन को यहाँ पर यूज करना है। तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट में 2m यहाँ पर Q और V, तो लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट में 2m QV। अब H अपॉन रूट में 2m QV ये लिख देते हैं अपन यहाँ पर प्रोटॉन के लिए, तो ये प्रोटॉन है, तो यहाँ पर H अपॉन रूट में 2, ये लिखा 2m, प्रोटॉन का चार्ज QE मान लेते हैं और उसका पोटेंशियल V1 ले लेते हैं। तो पोटेंशियल देखो प्रोटॉन के लिख दिया है V1। और मैं बोलूंगा इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। डुअल में ज्यादा क्वेश्चन आपके जैसा लगता है आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से आपको पूछ सकते हैं, और आपका यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ जो मैटर वेव का एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। बाकी फिर ग्राफिकल सेगमेंट जैसे कि आपके पास में इंटेंसिटीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और जो नॉर्मल से जो चीजें बनती हैं, बट न्यूमेरिकल ज्यादा यहाँ होने के चांसेस हैं। तो ये लैम्डा इक्वल टू H अपॉन रूट में 2m, और अल्फा पार्टिकल की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 2m, m की जगह मास ऑफ अल्फा, और यहाँ पर आपने लिख दिया है Q चार्ज लिखा, और चार्ज भी आपको लेना किसके लिए है? अल्फा के लिए, और पोटेंशियल ले लेना है भाई यहाँ पर आपका कितना है V2। चेक कर लो क्या समझ आ रहा है। तो यहाँ पर आपने लिखा H अपॉन रूट में 2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा बोला था इसने, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल भी चार्ज कर लिया, और अब V1 की जगह पे यहाँ लिख दिया आपने यहाँ पर V2। अब यहाँ पर आपके पास में क्या है, दोनों जो यहाँ पर वैल्यूज आपके पास में गिवन है इनकी वैल्यू बराबर बराबर बता रहे हैं। थोड़ा इसको आगे ले जाते हैं। लैम्डा H अपॉन रूट में 2, व्हाट इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो ये याद होना चाहिए, इज 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास अगर m था तो अल्फा पार्टिकल का मास होगा 4m, तो ये हो जाएगा आपके पास में 4m। चार्ज यहाँ पर कैसा लिखेंगे? प्रोटॉन का चार्ज अगर q है तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो जाएगा यहाँ पर 2q, और पोटेंशियल यहाँ पर दे रखा है V2, तो चार्ज लिख देता हूँ अल्फा पार्टिकल का यहाँ पर 2q, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 2q। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बराबर बता रहे हैं। तो लैम्डा प्रोटॉन डी ब्रोगली वेवलेंथ बराबर है इक्वल टू लैम्डा अल्फा पार्टिकल, तो ये हो गया है H अपॉन रूट में 2mq1 2mqv1 और H अपॉन रूट में 2 इंटू 4m इंटू 2q इंटू यहाँ पर v2। H से H खत्म हो जाएगा, ये सामने के सामने था, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर करते ही यहाँ से रूट हट जाएगा, तो 2 इंटू 4m इंटू 2q इंटू v2, 2 से 2 खत्म हो गया, m से m गया, q से q चला गया, और आपके पास में v1 अपॉन v2 की वैल्यू यहाँ पर v1 अपॉन v2 पूछे, v1 अपॉन v2 इज एक्चुअली 4 इंटू 2, यहाँ पर आपके पास में 8 यहाँ आना चाहिए। बोलूंगा इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन है, तैयार करिएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7 दे रखा है, यंग डबल स्लिट का एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज फाउंड टू बी 0.2 डिग्री। हमें यहाँ पर पहले पता है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो यहाँ पर है
आपकी वैल्यू यहाँ पर कितनी आती है, लैम्डा बाई डी। आपके पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ की वैल्यू दे रखी है 0.2 डिग्री, और आपने बोला कि स्क्रीन जो है वो उससे 1 मीटर की दूरी पे यहाँ पर रखी हुई है, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इज 600 नैनोमीटर। वेवलेंथ भी यहाँ पर दे रखी है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ समझते होंगे, जो फ्रिंज यहाँ पर है उसने कितना एंगल यहाँ पर बनाया है वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है। व्हाट विल बी द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इफ द फ्रिंज angular fringe width of the fringe if the entire experiment apparatus is immersed in the liquid। अगर हमने पूरे apparatus को उठा करके लिक्विड में सबमर्ज कर दिया है, पानी में अगर डाल दिया होता, तो आप यहाँ पर बताएं कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ पे यहाँ क्या फर्क पड़ने वाला है। देखिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो है लैम्डा बाई डी। लैम्डा बाई डी के अंदर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। अगर हमने यहाँ पर स्लिट्स बनाए हैं तो ये उन दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी यहाँ पर है। अब अगर मैं इस पूरे पैरेटस को पानी में डाल दूं तो भी ये डिस्टेंस तो उतनी रहने वाली है, तो डी तो यहाँ पर डी ही रहेगा। इसका मतलब डी पे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और आपके पास में वो जो डिस्टेंस होता था कैपिटल डी, उसमें ये यहाँ पर डिपेंडेंस रखता नहीं है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, और वो भी वैसे कांस्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, में डी तो कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसको पूरे को अपैरेटस को लिक्विड में सबमर्ज कर देंगे तो ऐसा क्या है जो यहाँ पर बदल जाएगा, वो है वेवलेंथ। तो लैम्डा यहाँ पर अपने आप को चेंज कर लेगा लिक्विड के अंदर, और लैम्डा जो यहाँ पर अपने आप को बदल लेगा इससे कि जो आपका एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो पहले लैम्डा बाई डी था वो हो जाएगा लैम्डा डैश बाई डी। तो पहले जो चीज लैम्डा बाई डी थी वो नई आपकी वेवलेंथ, नया एंगुलर फ्रिंज विड्थ लैम्डा डैश बाई डी। लैम्डा डैश को यहाँ पर आपने क्या लिखा है, लैम्डा डैश कैन बी लैम्डा बाय म्यू। तो लैम्डा डैश को लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास में लैम्डा बाय म्यू। तो लैम्डा डैश को लिख दिया है लैम्डा बाय म्यू, और नीचे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में डी, दैट विल बी थीटा डैश। तो लैम्डा डैश कैन बी लैम्डा बाय म्यू इनटू यहाँ पर आपके पास में आया डी। हमें पहले से पता है कि लिक्विड में जो वेवलेंथ निकल के आती है वो हो जाएगी लैम्डा बाई म्यू। तो लैम्डा डैश इज लैम्डा बाई म्यू, तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू इनटू आपका यहाँ पर डी। अब देखो लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी, थीटा यहाँ बन जाएगा, तो यहाँ पर ही आ जाएगा थीटा डैश इक्वल टू आपके पास में लैम्डा बाई डी की वैल्यू जो है ये थीटा, थीटा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर सॉरी डी नहीं म्यू था, तो थीटा बाय आपका यहाँ म्यू। क्या हुआ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ को लिख दिया है लैम्डा बाई डी, पानी में डालने पर लैम्डा अपने आप को चेंज कर लेगा लैम्डा डैश, तो थीटा डैश विल बिकम न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बिकम लैम्डा डैश बाई डी। इतना ही चेंज हुआ क्योंकि ये तो बदल नहीं रहा है। अब लैम्डा कैन बी रिटन एज लैम्डा बाई म्यू। हमने ऐसे पढ़ा है कि लिक्विड के अंदर यहाँ पर वेवलेंथ अपने आप को यहाँ पर लैम्डा बाई म्यू कर लेता है, स्पीड भी होती तो सी बाई म्यू हो जाती, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है केवल। तो यहाँ पर आपके पास में लैम्डा बिकम लैम्डा बाई म्यू इनटू डी। लैम्डा बाई डी जो यहाँ पर है ये बन जाएगा थीटा, ये हो जाएगा देखो ये रहा थीटा, थीटा बाई म्यू। अब आपको थीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर कितनी, 0.2 डिग्री डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, ऑन सॉल्विंग इट इज 0.15 डिग्री। तो याद रखिएगा थीटा डैश न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ विल बी थीटा बाई म्यू। वैसे तो पूछा नहीं है, पर अगर पूछा होता बीटा क्या होता तो फिर आप इतना कर देते बीटा बाई म्यू। ये है लीनियर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है थीटा बाई म्यू, मतलब डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी गिवन हो, और लीनियर फ्रिंज विड्थ यहाँ पर होती है बीटा बाई म्यू, दैट इज लीनियर फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी फाइंड कर शो करना है। शॉर्ट वेवलेंथ लाइन इन लाइमन बारोनर पास्चन सीरीज हैव देयर वेवलेंथ इन द रेशियो 1:4:9। कर सकते हैं, इजी सा यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर वेवलेंथ पूछा है, शॉर्ट वेवलेंथ तो 1/λ इक्वल टू आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा r, और 1 अपॉन यहाँ जहां आ रहे हैं एन फाइनल का स्क्वायर माइनस का जहां से आ रहे हैं एन इनिशियल का स्क्वायर। याद रखिएगा अगर मैं शॉर्ट वेवलेंथ की बात यहाँ पर करूं लाइमन में, बाल्मर में और पास्चन सीरीज में, थोड़ा रफली मैंने बनाया यहाँ पर एमिशंस को समझने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी से अगर आप यहाँ पर आते हैं 1 पे, और इन्फिनिटी से आते हैं 2 पे, और इन्फिनिटी से आते हैं यहाँ पर 3 पे, तो देखो शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब हुआ वेवलेंथ मिनिमम। अब वेवलेंथ मिनिमम है तो फॉर्मूला होता है SC बाय लैम्डा। अगर मुझे ये मिनिमम चाहिए तो फिर ये होना चाहिए मैक्सिमम। एनर्जी लेवल डायग्राम में अगर कोई फोटोन जो इलेक्ट्रॉन ऊपर से यहाँ पर नीचे जंप करेगा
तो ये एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, एनर्जी होगी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ होगी सबसे कम। तो ये हमेशा याद रखिएगा, मिनिमम वेवलेंथ या शॉर्ट वेवलेंथ हमेशा इंफिनिटी से आएगी, जो भी सीरीज यहाँ दे रखी है उस पे। अब लाइमन के लिए इनिशियल फाइनल सीरीज तो यहाँ बनी होने वाली, तो हमेशा याद रखिएगा शॉर्ट वेवलेंथ के लिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो लाइमन सीरीज में यहाँ पर कहाँ से आने वाली है, तो लाइमन सीरीज में आपको आना कहाँ पर है, फाइनली कहाँ आना है, तो फाइनली आना है 1 पे। और आप कहाँ से रहे हैं, एकदम एनर्जी ज्यादा चाहिए, पास से नहीं आना है, एनर्जी ज्यादा, तो आप बोल सकते हैं वेवलेंथ आपकी आ जाएगी मिनिमम, एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ इनवर्सली चल रहा है मिनिमम, तो यहाँ लिख सकते हैं इनिशियली आना है इन्फिनिटी से 1, तो यहाँ इन्फिनिटी से 1 पे हम जंप करेंगे, तो 1 अपॉन लैम्डा लाइमन इक्वल टू आर 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। अब तो भाई ये तो वाला तो r/1 ही आ जाएगा, और क्या करें, तो 1 बाय लैम्डा लाइमन, तो लाइमन में इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ये आ गया है आपके पास में 1 बाय r, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद में आपके पास में अगला है बाल्मर सीरीज जो है, तो बाल्मर में आप बोल सकते हैं शॉर्टेस्ट जो है वो कहाँ से आएगा, दूर से आना चाहिए, क्योंकि वो भी वेवलेंथ मिनिमम चाहिए, इन्फिनिटी से 2, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं फाइनली आना है 2 पे, बट आना यहाँ पर कहाँ से है, इन्फिनिटी से 1 अपॉन लैम्डा, और ये आपके पास में आ जाएगा बाल्मर इक्वल टू r 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी का यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हो गया है r/4 लैम्डा बाल्मर लैम्डा b इक्वल टू 4 बाय आपके पास में r, ये आपकी सेकंड इक्वेशन यहाँ पर आ गई। और थर्ड आपको निकालना है कौन से सीरीज में, पास्चन सीरीज में, तो पास्चन में इन्फिनिटी से 3, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं पास्चन सीरीज में आपके पास आपको आना है, फाइनली आना है यहाँ पर 3 पे, और आना कहाँ से है, इन्फिनिटी से, जहाँ पहले थे वो इनिशियल, जहाँ बाद में आए वो हमेशा फाइनल, तो ये हो गया लैम्डा पास्चन इक्वल टू आपके पास में है r 1 अपॉन फाइनली 3 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा r/9 1 अपॉन लैम्डा पास्चन, तो लैम्डा पास्चन इक्वल टू आपका 9/r, दैट इज इक्वेशन नंबर आपका थर्ड। तो यहाँ तीनों का रेशियो पूछा था आपसे एक साथ, मैं लिख देता हूँ, लाइमन रेशियो, बाल्मर रेशियो, पास्चन इक्वल टू 1/r रेशियो 4/r रेशियो 9/r 1 रेशियो 4 रेशियो 9, कुछ इस तरीके से।